नमस्कार। भारत देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और अन्य महापुरुषों के द्वारा महिला अधिकारों की जो लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद भारत में जो कानून निजात हुए और वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का एक अध्ययन करने वाले बात आपके सामने मैं रख रहा हूं। साथियों नमस्कार। ज्योतिराव फुले ने इस देश में पहली बार महिलाओं के शिक्षा के लिए 1848 में पुणे में स्कूल शुरू किया और स्कूलिंग के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को अधिकार के लिए सबसे पहली बार प्रेरित किया है। ज्योतिराव फुले के प्रेरणा के बाद शाहू जी महाराज ने भी महिलाओं के लिए कुछ हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है और इसी प्रेरणा में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में जब उनको इस देश में कानून बनाने का अधिकार मिला, तब जाकर उन्होंने बहुत सारी बातें जो है इस देश में की है। 1848 में ज्योतिराव फुले जी ने जो स्कूल शुरू किया और उसके बाद हंटर कमीशन को जो साक्ष्य दिया, हंटर कमीशन को जो रिपोर्ट सौंपी गई, उस रिपोर्ट में ज्योतिराव फुले ने कहा था कि इस देश में मनुस्मृति का कानून लागू होने के बाद या मनुस्मृति के बाद पेशवाई में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत गंभीर और भयावह है। उनको किसी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए महिलाओं को अपना हक और अधिकार लेने के लिए उनको शिक्षा का अधिकार जो है सरकार द्वारा दिया जाए। शिक्षा के बाद महिलाओं को सक्षम करने के लिए उनको इस देश में संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी अधिकार दिया जाए, ऐसी साक्ष्य ज्योतिराव फुले जी ने रखी। और इसी बात से प्रेरणा लेकर शाहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर संस्थान में पहली बार महिलाओं को अपने पिता और पति के संपत्ति में अधिकार मांगने का जो है हक प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक बिल पेश किया था और अपने राज्य में उन्होंने शुरुआत भी की। इस शुरुआत का उन्होंने अपनी जो बहू है उसको ही अपने राज्य में उनके नाम से कई सारी खेती करने का काम उन्होंने किया। और इसी के अगले कड़ी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के हक और अधिकार के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन नागपुर में लिया था, उस अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में जो अधिवेशन लिया था वो एक दिन महिलाओं के लिए अधिवेशन था। उस अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं उस समाज की प्रगति, उस समाज का विकास नापने का पैमाना उस समाज की महिलाओं के विकास के पैमाने से होकर गुजरता है, ऐसा मानता हूं। जिस समाज की महिला ज्यादा पढ़ी लिखी होगी उस समाज के सारे लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। जिस महिला का राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप होगा उस समाज का भी राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप होगा। जिस समाज की महिलाओं का आर्थिक जीवन में भी अधिकार होगा उस समाज की महिलाएं के माध्यम से उसकी सारी आर्थिक स्थिति, समाज और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसी को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको संविधान निर्माण करने का समय मिला तो संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जब लिखे गए तो उनको मालूम था कि मनुस्मृति के कानून के अंतर्गत भेदभाव वाली समाज रचना है और इस भेदभाव वाली समाज रचना को समाप्त करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 14 लिखा और आर्टिकल 14 में लिखा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। महिला पुरुष है, इस भेदभाव के आधार पे उनका दर्जा कहीं भी कम नहीं आंका जाएगा। उनको इक्वली जो है उनको ट्रीट किया जाएगा और कानून के नजर में उनको इक्वली प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि मनुस्मृति का जब कानून था, अगर पुरुष कोई गलत कार्य करे तो उसके लिए बहुत कम शिक्षा थी या शिक्षा ही नहीं थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर महिला भी अगर कोई गुनाह करती है तो वही शिक्षा होगी, पुरुष भी अगर वो गुनाह करता है तो पुरुष ये अंगड़ा अंग है, इसलिए उसको ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए, वो इक्वली पनिशमेंट देना चाहिए। इसका प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कानून के तहत किया। इसी के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15(1) लिखा था और उसमें कहा था कि नो शाल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस एंड बर्थ प्लेस।
सेक्स का मतलब होता है लिंग के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। मतलब इस देश में मनुस्मृति के माध्यम से जो लिंग आधारित भेदभाव की स्थिति थी, महिला पुरुषों में भेदभाव था, लड़की लड़कों में जो भेदभाव था, उस सारे मनुस्मृति के सिस्टम को उन्होंने इस कानून के तहत, इस आर्टिकल के तहत समाप्त कर दिया। इस अनुच्छेद के तहत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब बहस कर रहे थे संविधान सभा में, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहस के दौरान एक दीर्घ स्वरूप की चर्चा की। उस चर्चा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो चर्चा हुई, वो चर्चा संवैधानिक डिबेट जो है उसमें अंकित है, संवैधानिक डिबेट का वॉल्यूम 3 में अंकित है। और उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयंकर है। महिलाएं जो है सामाजिक तौर पे उनके साथ तो भेदभाव होता है, आर्थिक स्तर पे भी उनके साथ भेदभाव होता है। अगर उस घर में लड़की पैदा होती है और लड़का पैदा होता है तो लड़के के परवरिश में परिवार का सबसे ज्यादा हिस्सा खर्चा होता है, लेकिन लड़की के परवरिश में नहीं होता है। जब शिक्षा देने का मामला आता है तो शिक्षा देते हुए, एजुकेशन देते हुए लड़कों के लिए अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है, लड़कियों के लिए वो नहीं होता है। या लड़कियों के साथ तो इतना भद्दा व्यवहार होता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध, जो उनकी इच्छा ना हो तो भी किसी भी मर्द के साथ उसकी शादी की जाती है। इस तरह का भेदभाव होता है। इस भेदभाव को नष्ट करने के लिए उसको मौलिक अधिकार दिया जाए और इसीलिए इस भेदभाव को खत्म किया जाए, ये बाबा साहब ने दीर्घ स्वरूप से चर्चा की। इसी चर्चा में पंडिता रमाबाई सहगल ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सवाल किया था कि आप जो कह रहे हैं क्या ये स्थिति सारे महिलाओं की है? डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि ये सारे महिलाओं की कम निवेश में सभी जगह पर एक ही स्थिति है। चाहे ब्राह्मण के घर की महिला हो, चाहे शूद्र या अछूत के घर की महिला हो, उनके साथ इसी तरह से भेदभाव होता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कह रहे हैं कि अछूत महिलाओं के साथ तो तीसरे दर्जे का भी छुआछूत होती है। पहले दर्जे की वो अछूत है इसलिए छुआछूत होती है, दूसरे दर्जे की वो महिला है इसलिए वो जब 5 दिन का उसका माहवारी होता है उस समय भी उसके साथ भेदभाव होता है। उसके साथ जब वो प्रेगनेंसी के समय भी जब बच्चा पैदा करती है तो उस समय भी भेदभाव होता है। इसीलिए आर्टिकल 15 के तहत मैं कहना चाहता हूं कि लिंग आधारित भेदभाव जो है 15(1) के तहत लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि केवल लिंग आधारित भेदभाव खत्म करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 16 में राइट टू अपॉर्चुनिटी में क्लॉज 2 लिखा और क्लॉज 2 लिखते हुए कहा कि महिलाओं के लिए विशेष तरह का प्रावधान सर्विसेज और एजुकेशन में दिया जाए, उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए। ये भी बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रखी। मतलब भेदभाव एक तरफ समाप्त करने के लिए, दूसरी तरफ उनको अपलिफ्ट करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 16 के तहत वो व्यवस्था की थी। केवल यहां तक ही नहीं रुके बाबा साहब ने आर्टिकल 23 क्लॉज 1 बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके बारे में चर्चा करते हुए आर्टिकल 23(1) के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि देश में, भारत देश में मानवीय तस्करी होती है, मानवीय देह व्यापार होता है, खास करके लड़कियों का देह व्यापार होता है। इसको भी समाप्त करने के लिए कानून बनाया जाए। बंधुआ मजदूरी का भी इस देश में प्रचलन है और बंधुआ मजदूर में सबसे ज्यादा जो है महिलाएं बंधुआ मजदूर है। ये महिलाओं के साथ बंधुआ मजदूर का जो व्यवहार होता है उसको समाप्त किया जाए। इसलिए उनको समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए आर्टिकल 23(1) लिखकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं की मानवीय तस्करी को रोकने के लिए, उनकी बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए भी कानून में प्रावधान कर दिए। केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इतना ही नहीं कहे तो भारत देश में जो लोकल बॉडीज है, इस लोकल बॉडीज में भी संविधान के द्वारा आर्टिकल 243 में क्लॉज डी और 1 में उन्होंने, और संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की है कि पंचायती जो भी चुनाव होंगे उसमें 33% रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन महिलाओं को देने का भी प्रावधान इस देश में किया गया है। ये सारा जो है संवैधानिक हक अधिकार मिलने के बाद भी जब इस देश में महिलाओं के लिए और कुछ प्रावधान होने चाहिए, इसीलिए इन महिलाओं को सुरक्षा के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। सीआरपीसी का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 46
के 4 के अंतर्गत किसी भी महिलाओं को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 के पहले अरेस्ट करेंगे नहीं, और अगर उसको अरेस्ट करना है इसके बाद के समय के अगर उसको अरेस्ट करना है तो उसके लिए पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया हुआ है। और ये भी उस महिलाओं के हक और अधिकार को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम इस कानून के तहत सीआरपीसी के तहत हुआ है। सीआरपीसी की एक और धारा है जिसको 160 कहते हैं, 160 कहते हैं। इस धारा में किसी भी महिला को, जो पीड़ित महिला है, जिसने किसी भी तरह का, जिसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, तो उसको अपना साक्ष्य जो है रजिस्टर करने के लिए या अपना बयान रजिस्टर करने के लिए, अंकित करने के लिए उसको बार बार पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस अधिकारी को उसके घर जाकर, उसके परिवार के सामने या वो जिस लोगों के सामने चाहती है उन लोगों के सामने अपना साक्ष्य रजिस्टर करने का अधिकार भी सीआरपीसी में प्राप्त हुआ है। महिलाओं के साथ उसके लैंगिकता के आधार पर बहुत से बार भेदभाव होता है। इसी भेदभाव में आईपीसी की धारा 354 354C में महिलाओं को अश्लील चित्र दिखाकर, महिलाओं के साथ अश्लील चैट करके, महिलाओं को अपने हाथों के अलग अलग इशारे करके उनका जो लैंगिक शोषण होता है उसके रोकथाम के लिए भी कानून बनाया, और इसके जरिए महिलाओं के ऊपर होने वाला लैंगिक अत्याचार है उसको रोकने का काम किया। इसी 354D का जो मामला है, इसमें किसी भी महिलाओं को या किसी भी स्त्री को इस तरह का ऑफर करना या उसी तरह के उसके साथ अश्लीलता की बात करना भी कानूनन जुर्म माना गया है। इसी तरह से महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए ये भी कानून इस देश में है। इतना ही नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपने जीवित काल में पहली बार महिलाओं के हक और अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल नाम का कानून बनाया था। उस हिंदू कोड बिल कानून में कई सारे अंग थे, कई सारे उसके हिस्से थे। उसी के तहत एक और बड़ा हिस्सा था, उसका नाम था राइट टू सक्सेशन, मतलब उत्तराधिकारी होने का या संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने का अधिकार। इसी को लागू किया, और इसी को लागू करने के बाद महिलाओं को समान तरीके से पिता और अपने पति के संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त करने का, संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने का कानून इस देश में लागू हुआ। इतना ही नहीं तो इसका एक दूसरा अंग था कि कोई भी महिला अगर उसके जीवित काल में उसको कोई बच्चा नहीं हुआ है और वो अगर चाहती है तो वो एडॉप्ट भी कर सकती है। इसके लिए इस देश में एडॉप्शन एक्ट भी बनाया गया, और इस एडॉप्शन एक्ट की धारा 8 के तहत हर एडल्ट महिला जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है, वो अपने से 6 साल छोटा किसी भी बच्चे को, अपने से 11 साल छोटे किसी भी लड़का या लड़की को गोद ले सकती है। गोद लेने का भी अधिकार इस देश में प्राप्त हुआ। लीगल असिस्टेंट एक्ट या लीगल एडवाइजरी एक्ट के तहत उसको लीगल, अगर किसी तरह की एडवाइजरी चाहिए तो उसके लिए 1887 में एक कानून बना था, और उसके कानून के तहत किसी महिला के पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं है, वो अपने के लिए वकील नहीं कर सकती है, तो लीगल एडवाइजरी के तहत उसको फ्री लीगल एड्स भी कोर्ट के द्वारा देने का प्रावधान इस कानून के तहत बनाया हुआ है। ये सारा जो मामला है, और महिलाओं की बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे महिलाओं का जो गर्भ होता है, खास करके लड़कियों का जब गर्भ होता है, उस गर्भ को गिराने के लिए भी इस देश में बहुत बार प्रयास होता है, भेदभाव आधारित प्रयास होता है। इसीलिए कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम पीसीओडीसी एक्ट 1944 बनाया गया। उसके तहत किसी भी महिला का या लड़की का गर्भ जो है गिराने का अधिकार किसी भी पुरुष को नहीं है। लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है और वो 12 सप्ताह से छोटा बच्चा अगर वो रखना नहीं चाहती है, तो उसको अधिकार है कि वो अपना कैरोटीन कर ले और उस बच्चे को गिरा सके। इतने सारे अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुए। इतने सारे अधिकार प्राप्त होने के बाद आज वर्तमान में स्थिति क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कहते हैं कि भारत में 3 महिलाओं में से 1 महिलाओं के ऊपर लैंगिक अत्याचार होता है। ये किस तरह से लैंगिक अत्याचार होता है, इसका अध्ययन करते करते हम लोग नीचे जाएंगे तो हम लोग NCRBC नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड को अगर पढ़ते हैं, और इस ब्यूरो रिकॉर्ड के पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि भारत देश में 35,331 महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार के 2020 में केस रजिस्टर हुए। और ये केस का अध्ययन करने के बाद क्या पता चलता है? इसमें ऐसा पता चला है कि महिलाएं जो है,
खास करके उसके पति और पति के परिवार के लोगों के द्वारा उसके ऊपर जो अत्याचार होता है उसका प्रतिशत 30.2% है। महिलाओं के साथ लज्जा भंग करने वाले जो कानून है, जिसको हम 354, 354C, 354D कहते हैं, उसके तहत जो कानून जो मामले रजिस्टर हुए, रजिस्टर मामलों में 19.2% मामले इस आधार पर दर्ज हुए हैं। इसके साथ अगर आप देखा जाए तो बलात्कार के 7.2% मामले दायर हुए और महिला के विरोध में आपराधिक मामले जो है, अलग अलग तरह के आपराधिक मामले 19% दायर हुए, ऐसा 2020 का क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड कहता है। ये सारा अध्ययन करने के बाद इस देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कानून अधिकार दिए थे, इसी को लेकर कुछ कानून उसके बाद बने हैं। इसमें से सबसे पहला कानून डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवित काल में बना था। वो जीवित काल में जो बना हुआ कानून है, उस कानून का नाम है वो है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। ये कानून जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब लॉ मिनिस्टर थे, इस कानून को उन्होंने संसद के सामने 1954 में रखा। इस 1954 में रखा, 1955 में भी इसके ऊपर बहस हुई और ये 1956 में, जनवरी 1956 में कानून पास हुआ और इसके तहत महिलाओं का जो अनैतिक देह व्यापार का जो व्यवसाय होता है या उनको उस व्यवसाय में ढकेला जाता है, इसको रोकथाम करने के लिए इस देश में सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करने के लिए महिलाएं पुलिस की भर्ती का भी एक प्रावधान किया गया और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए महिला अधिकारियों का भी प्रावधान किया गया। और केवल महिला अधिकारियों का प्रावधान नहीं किया गया, तो इसके लिए फैमिली कोर्ट, वुमेन्स कोर्ट, ऐसे कोर्ट की सिस्टम भी लागू करने का इस कानून के तहत उन्होंने प्रावधान करके रखा था। फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल रखा था, उसी का एक पार्ट जो है उसका नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो उसी का बाद में उसका पार्ट लागू हुआ, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के लिए रिजाइन दिया था, महिलाओं के हक और अधिकार के रिजाइन दिया था। उसी में का एक पार्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। कोई भी महिला जब शादी करके आती है तो इस देश में दहेज की प्रथा है। दहेज की प्रथा के साथ महिलाओं को अपने परिवार से, मतलब महके से कुछ चीजें लाना पड़ता है। अगर वो नहीं लाती है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पहली बार संसद में रखा था और वो उन्होंने कहा था 1952 में डॉक्टर बाबा साहब ने जब रखा तो उन्होंने कहा कि इस देश में 60 से 70% महिलाएं ऐसी है वो मैके से कुछ दहेज नहीं ले पाई या नहीं ला पाई, इसीलिए उसके साथ बहुत बड़े अत्याचार हुए, उसको घर में मारा गया है, उसके साथ अभद्रता का व्यवहार हुआ है, कई महिलाओं को तो जलाकर मारा है, कुएं में ढकेल कर मारा है। ये सारा रिपोर्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। ये रिपोर्ट के आधार पे 1961 में डावरी प्रोहिबिशन एक्ट कानून लागू किया। उसकी धाराओं के तहत जो भी डावरी मांगता है या डावरी मांगकर महिलाओं को सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है, तो उसके लिए बिलेबल और नॉन बिलेबल दोनों तरह के कानून का प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल यही तक नहीं रुके, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कुछ और बातें की है जो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1946 में जब महिलाओं की कॉन्फ्रेंस येवला में लिया था, उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे कि मैं तो आपके लिए भविष्य में कुछ कानून बनाऊंगा, लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको अपने हक और अधिकार के लिए पहल करना होगा। और आपके हक और अधिकार के लिए पहल करने के लिए एक महिला ने दूसरे महिलाओं का संरक्षण के काम करना होगा। ये थीम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के बीच में बीज बोए थे। इसी का आधार बनाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 55 में भी महिलाओं का सम्मेलन किया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार अपने जीवन काल में जब राजगृह बनाया था, उस राजगृह की प्रॉपर्टी जब परचेस की थी तो उसका आज भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। पहली बार डॉक्टर बाबा साहब ने जो परचेस की हुई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में रमाबाई का भी नाम उन्होंने उस समय अंकित किया था। मतलब अपने ही जीवन में महिलाओं को हक और अधिकार देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इसलिए इस देश में ज्योतिराव फुले इस देश के महिलाओं के माध्यम से सामाजिक प्रगति चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी महिलाओं के माध्यम से सामाजिक प्रगति चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां तक भी कहा था कि जब इस देश की संरक्षण मंत्री
इस देश की डिफेंस मिनिस्टर महिला बन जाएगी तो भारत देश के ऊपर तिरछी नजर करके या उसके ऊपर किसी भी तरह का हमला करने का कोई देश नहीं सोचेगा। और ये भी कहा था कि जिस देश का बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री के तौर पे महिला रखेंगी तो भारत देश जो है फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इतना बड़ा सारा ख्वाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के माध्यम से देखा था। उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए इन कानूनों का सहारा लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है और इसी आंदोलन के कड़ी का, इसी भी महिलाओं के प्रबोधन के कड़ी का और उनके कानूनी हक और अधिकार को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।